देखें कहानी बेइंतहा सफ़र इश्क का भाग 20। बस 2 दिन बाद ही शादी थी। अब तो ये बात खुद उसके लिए भी यकीन करनी मुश्किल हो रही थी। उसका दिल भी तो यूं बेचैन था जैसे भी दौड़ कर किरण के दीदार कर लेगा। अपनी इस बेखुदी पर वह खुद ही मुस्कुरा उठा। रात तो बस जिस्म के लिए थी, मन तो पलकों को ताकता जागता ही रह जाता। मन किया अभी इसी वक्त आवाज़ तो सुन ही ले, पर किसी तरह से दिल समेटे खुद को बहलाता रहा। सिगरेट तो कब की जलाकर उसने एस्ट्रे पर छोड़ रखी थी, पर उसे उठाना तो वह भूल ही गया था। जाने क्या बदलता जा रहा था उसमें कि वह बार बार मोबाइल उठाता और वापस रख देता, पर कॉल न कर सका। रात से कब दिन हुआ उसकी खुली पलकों को अच्छे से पता था। तभी तो रात की बेखुदी दिन में भी जैसे ही वैसे ही ताजी थी, जैसे मन का कमल मुरझाए ही ना हो। ना उसे ये पता चला कि उसकी बेखुदी पर किसी और की भी नज़र टिकी थी। ये योगेश था जो हमेशा की तरह बेधड़क उसके कमरे में आ गया था और बदले हुए मंजर को चुपचाप मुस्कुराते हुए देख रहा था। तब से बार बार मोबाइल उठाकर वापस रखते देखकर अब उसकी हड्डी ही छूट गई। जिसे अरुण का ध्यान उस पर जाते वो एकदम से चौंक बैठा। अब मिला भी ले, आखिर कितनी मिस कॉल देगा। मिस कॉल कहाँ, किससे बात कर रहा था? उठते ही अपनी हड़बड़ाहट छुपाते वे अधजली सिगरेट उठाकर फूंकने लगता है, पर अगले पल उसकी उंगली में उसका अंगारा छूते वे उसे दूर झिटकते पैकेट की ओर हाथ बढ़ा देता है। वैसे आजकल तू सुबह सुबह इधर का रास्ता बहुत भूल रहा है, बात क्या है? जा, नहीं आता आपसे। एकदम से नाराज होकर योगेश अपनी जगह से उठने लगता है तो अरुण उसका कंधा पकड़ के उसे रोकता हुआ कहता है, अरे यार, मेरा मतलब था तू तो मेरा लकी चार्म है, सुबह सुबह आया है कर। पहली कॉल को याद करता वह मन ही मन मुस्कुरा लेता है, पर इसके विपरीत योगेश मुंह बनाए ही बैठा रहा। तो अरुण एक धौल जमाते पूछता है, अभी सड़ा सा मुंह बनाकर क्यों बैठा है? यार, आज बहुत बड़ा अरमान टूटने जा रहा है, तो मुंह नहीं बनेगा। योगेश की गोल गोल बातों पे अरुण औचक उसकी ओर देखता रहा और योगेश उसी तर्ज पर बोलता रहा, सोचा था तेरी शादी में घूम मचाऊंगा, दिल के सारे दबे अरमान पूरे करूंगा, भाभी की सहेलियों को छेड़ने का अरमान भी पूरा करना था, दूल्हे का खास दोस्त होने का नखरा दिखाना था, पर सब सेमिनार का के कारण सारे अरमान बैठ गए यार। मतलब कहाँ जा रहा है तू? या तेरे बिना मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ? वही तो, कितना कुछ प्लान किया था, पर जिस सेमिनार का मैं इतने समय से वेट कर रहा था उसे भी परसों ही होना था, वो भी पेरिस में। कितनी भी ज़रूरी हो, मैं छोड़ दूंगा यार इसे। अरुण सच में योगेश के जाने से परेशान होता था, पर अगले पल बात संभालते हुए कहता है, नहीं यार, अगर इतना ज़रूरी है तो जा, मौके बार बार नहीं मिलते। नहीं, मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तेरी शादी से मेरा बेस्ट अरमान जुड़ा है यार। अब न ज़्यादा नाटक मत कर, बोल रहा हूँ ना तो सेमिनार में जा, और वैसे भी ऐसा कौन सा अरमान है जो तेरा अभी अधूरा रह गया है, और कितने कांड करेगा तू? अब की एक धौल उसके पेट में जमाते हुए अरुण कहता है। इस पर दोनों एक साथ कसकर हंस पड़ते हैं। उसके यार में कुछ तो बदल रहा था, पर जो भी था योगेश को बहुत सुकून दे रहा था। अच्छा लग रहा था अपने जिगरी दोस्त को जिंदगी जीते देख। योगेश अब उठकर जाने लगता है तो अरुण की निगाह फिर से मोबाइल तक दौड़ जाती है। जाते जाते योगेश पलटकर पीछे देखता हुआ कहता है, वैसे मोबाइल घूरने से कुछ नहीं होता। हाँ, अगर मोबाइल गिफ्ट करके मोबाइल को वीडियो कॉल पर बात कर ली जाए तो शायद बन जाएगी। योगेश की बात पर उनके चेहरे पर सच में एक चमक खिल जाती है, जिसे देखते ही योगेश भी मुस्कुराते हुए कह रहा था, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, 100% काम करेगा। योगेश अपना काम करके चला गया और सच में अरुण ने अगले ही पल ऑनलाइन एक मोबाइल बुक करके उसे सुवली गांव के एड्रेस पर अर्जेंट बेस पर भिजवा दिया। अब तो बस कुछ पल बाद के समय का इंतज़ार था। फिर ख्याल आया कि कम से कम किरण को इसके बारे में बता तो दूं। ये सोचते वह फिर उसी जाने पहचाने नंबर पर कॉल लगाता है, पर फिर से वही डर। कई बार एक एक रिंग पर कॉल काटने के बाद आखिर अगली कॉल लगा ही लेता है। 1 घंटी बजती और ज्यों ही सारंगी फ़ोन उठाने जाती रिंग कट जाती। वह फिर वापस को कदम बढ़ाती तो फिर फ़ोन बजता। फिर से वह ज्यों ही पहुंचती कॉल फिर कट जाती। ऐसा 1-2 बार होने से सारंगी चिड़चिड़ाती हुई खुद में ही बड़बड़ा उठी
और उसकी ऐसी बड़बड़ाहट देख किरण की हंसी छूट जाती। आपको हंसी छूट रही है? और तब से फोन भी जैसे रुक रुक कर हंस रहा हो, जैसे पहुंचती हूँ झट से कट जाता है। सारंगी अभी भी मुंह बनाती हुई कह रही थी और किरण उसकी हालत पर हंसे जा रही थी कि तभी फिर वैसे ही कॉल बजती है और तुरंत ही कट जाती है। ये देख सारंगी वैसे ही हड़बड़ा उठी, पर किरण की हंसी एकदम से रुक गई और उसके मन ने चुपके से उससे जैसे कुछ कह दिया हो। देखा ना दीदी, यही हो रहा है तब से। हाँ हाँ देखा मैंने और सुना भी। अच्छा सारंगी, एक काम तो कर, गौरा को ज़रा देख आइए, मैंने बिना रस्सी के उसे बाहर छोड़ा था। अच्छा दीदी, अभी देख के आती हूँ। सारंगी चली गई और किरण के चोर मन ने जैसे किसी और के चोर मन को भी ताड़ लिया था। अब कि फिर वैसे ही घंटी बजी तो किरण ने भी तुरंत ही माउथ पीस उठाकर हेलो बोला और आखिर वही हुआ। अब की कॉल बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं हुई। उस पार अरुण मोबाइल पर झुका था तो इस पार किरण रिसीवर को यूं पकड़े थी मानो भागते मन को बड़ी मुश्किल से पकड़ पाई हो। कुछ पल तक दोनों यूं ही अपने अपने स्थान पर जमे रह गए। बड़ी अजीब दुविधा थी, कहना बहुत कुछ था पर शब्द जैसे लापता थे। अगले क्षण अरुण पुकारता है, किरण। नाम सुनते ही किरण की धड़कनें जैसे धौंकनी हो जाती हैं और सांसें तपते लावे सी उफनती उस पार तक महसूस की जाती हैं। एक तुम्हारे नाम और एहसास ने जाना जाने कैसे मेरे वजूद को डगमगा दिया है। जाने क्या कशिश है तुम में। ये सोचता हूँ तुम्हें देखकर तुम्हें क्या लगेगा। क्या पूरा का पूरा डूब जाऊंगा मैं। एक बार मैं अपनी उस तड़प को मचलते हुए देखना चाहता हूँ। अपनी डूबती सांसों को तुम में घुलता हुआ महसूस करना चाहता हूँ। बोलो, कुछ तो बोलो किरण। क्या कहती किरण? उसकी फंती सांसें तो बेकाबू होती हर शब्द पर अटक अटक जा रही थी। बस बड़ी मुश्किल से हूँ कहती, फिर खामोश हो गई। बस हौले हौले सांसों का स्पंदन आर पार स्वाता आता जाता रहा। तुम्हें देखने की बेचैनी को मैं रोक नहीं पा रहा। बोलो ना कुछ, क्या करूं मैं इस तड़प का। अरुण का मन जैसे कसमसा उठा था। बस 2 दिन और ये 2 दिन ना रुकने को तैयार हुआ मन तो जो आप कहें सच में। चलो वीडियो कॉल में ही अपनी झलक दिखा दो। मोबाइल भेजा है, इसी से बहला कर मन को समझा लेंगे। एक ठंडी आह छोड़ते हुए अरुण ने कहा तो किरण की हंसी छूट गई। तब तक वे एक दूसरे का आभास में डूबे रहे जब तक सारंगी ने आकर किरण को ये नहीं बताने लगी कि वही भुक्कड़ है गौरा तो अभी भी बंधी हुई है। इस पर जाने कितनी देर किरण हंसती रही और सारंगी यही नहीं समझ पाई कि अब इसमें कौन सी हंसने वाली बात है। सेल्वन का पारा तभी से चढ़ा था। तब से उसे पता चला था कि चिंगारी भाई अपना काम नहीं कर पाया। वह उसी तमतमाए तेवर में उसके अड्डे पहुंचते उस पर रौबीले अंदाज में भमकते हुए बोला तो चिंगारी भाई का आदमी जो तब से उसके गाल सेक रहा था वह उल्टी उसी पे बिगड़ते हुए बोलने लगा। पहले बोला था ना आदमी दमदार है, ऐसे फालतू में अपने बॉस को पिटवा दिया। पूरे 3 दांत पीछे गिल गए। कितना परेशान हो रहे हैं हमारे चिंगारी भाई, इसका अंदाजा भी है। जो भाई मटन खाए बिना नहीं रहता था वो सुबह से खिचड़ी खा रहा है। पूछो कोई ऐसे मारता है क्या? हमारे चिंगारी भाई की चिंगारी बुझा के रख दी। अपना 50 पेटी और लगेगा इस काम का। पता नहीं दांत नया लगवाना पड़ेगा अपने भाई को। अब इस उम्र में नया दांत तो निकलेगा नहीं। अपने आदमी को इस तरह अपनी बखिया उघाड़ते देख चिंगारी भाई गुस्से से भर रहा था। उसके मन में बस उसे ही खबर थी, अगर आज उसकी ऐसी हालत न होती तो सबसे पहले अपने इसी आदमी की जम के कुटाई करता। सारंगी हैरानी से देखती रह गई कि किरण फोन रखती हुई मुस्कुरा रही थी और हवा में देखती ही अभी पलके झुका लेती है। अपना सर खुजाती है वे किरण का हाथ पकड़ती हुई बोली, क्या हुआ दीदी, ऐसी मुस्कुराने की क्या बात कह दी मैंने? गौरा तो रोज बात की आती हूँ मैं इस तरह। ना किरण उसे बता पाई, न शायद भोली सारंगी ही समझ पाई। बस किरण के पीछे पीछे चलती हुई इसके साथ छत पर आ गई जहाँ किरण इधर उधर देख रही थी। क्या दीदी, किसी को आना है क्या? अब तो किरण को बताना ही था। वे अपने मनोभावों को संभालती हुई कहती हैं, हाँ वो कोरियर वाला आ रहा है। क्या मंगाया है आपने? सवाल कितना पूछती है, बस आ रहा है ना। अरे वो क्या है ना, आ रहा है बस सामान। चौंक कर एक कोरियर वाले को बड़े से बैग के साथ आता देखती किरण कहती है,
सारंगी भी झांक कर देखती है तो सच में कोई डिलीवरी बॉय था। सारंगी, तू जाकर ले आएगी? हाँ हाँ, पर है क्या उसमें? किरण होठ सिकोड़ती बड़ी मुश्किल से कहती है, मोबाइल। मोबाइल आपने मंगाया है? फिर वही बात, कितना सवाल पूछती हो, जा ले आना, किसी ने भेजा है। किरण जिस तरह शर्मा कर झूमती हुई कहती है, सारंगी को अब जाकर माजरा समझ आता है और वह लगभग उछलती हुई बोलती, ओहो अब समझी, तो ये सारी मुस्कान किसके लिए है? मोबाइल अरुण बाबू ने भेजा है ना, है ना? जा और चुपचाप से ले आ। किरण मन की घबराहट छिपाती हुई सारंगी को टोकती है। सारंगी भी हवा बनी लहराती हुई नीचे की ओर भागती है। वह दौड़कर दरवाज़ा खोलती है और सामने खड़ा जिसे पाती उसे देख उसकी आंखें जैसे हवा में टंगी की टंगी रह जाती हैं। लो बिटिया, हमारे खटखटाने से पहले ही दरवाज़ा खोल दिए, अब भगोना कहाँ है? सामने भोला नाम का दूध वाला था जो अपना डब्बा सामान लेकर दरवाज़ा घेरे बैठ गया। सारंगी उसे पीछे दूर तक देती है जहाँ मुख्य गेट के पार वही कोरियर वाला अपने बड़े से बैग को खंगाल रहा था। शायद बहुत सारे पैकेट में से इस पते वाला पैकेट ढूंढ रहा होगा। का बिटिया, लाओ न भगोना। भोला अपना दूध का डब्बा खोलते हुए सारंगी को फिर से टोकता है। क्या हुआ सारंगी? आवाज सुनते सारंगी का ध्यान अब अपने पीछे जाता है जहां मनोहर दास अखबार लिए वहीं बैठक में आकर बैठ गए थे। अब तो सारंगी बुरी तरह से अचकचा गई। एक तरफ भोला काका, जो दूसरी तरफ बाबूजी। अब वे चुपचाप कोरियर कैसे लेगी? इसलिए दौड़कर वे भगोना ले आती है ताकि जल्दी से दूध लेकर कम से कम भोला काका को तो यहाँ से रफा दफा करे। भोला बड़े आराम से नाप नाप कर दूध डालता हुआ बोलता है, आज देखा ना बिटिया, आ गए ना जल्दी। रोज कहती थी, आज सोचा सबसे पहले तुम्हारे ही घर चले। अरे क्या हुआ? बस बस काका, आज इतना ही दूध लेना है, अब जाओ। वे जल्दी से भगोना हटाती ही बोली, काहे? फिर उन जीवों का कहीं कम पड़ गया तो? अब हम बंदर कुत्ता कहेंगे तो बिटिया खफा हो जाएगी। हाँ हाँ, सबको पूरा पड़ जाएगा। सारंगी उसे जल्दी से छुटकारा पाना चाहती थी क्योंकि भोला की हर बात पर टांग अड़ाने की आदत से वो अच्छे से वाकिफ थी। सारंगी झट से अंदर भगोना लिए दौड़ गई ताकि लौटकर कोरियर ले सके। वे जैसे ही लौटकर वापस आई, आखिर उसका डर जीवित हो उठा। दरवाजे पे अभी भी भोला मौजूद था और कोरियर वाले को घूरता हुआ देख रहा था। मास्टर जी, ये कोरियर वाला आया है। मनोहर दास का ध्यान अब ना होने पे भी भोला काका उसका ध्यान उस कोरियर वाले की ओर दिलाता है। तो सारंगी भगोना लिए तो सीढ़ी से उतरती किरण अपनी अपनी जगह बस थमी रह गई थी। अब दरवाजे पे कोरियर वाला एक छोटा पैकेट मनोहर दास की ओर बढ़ा रहा था। ये आपके नाम का है, क्या है इसमें? मनोहर दास शंका से पूछते हैं। मुझे नहीं पता सर, मैं तो बस डिलीवरी लेने आया हूँ, लीजिए। कहाँ से आए हो? वे बिना किसी उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए फिर पूछते हैं। देने वाले का नाम नहीं है, ये हमारी स्पेशल सर्विस है। इसमें सेंडर का नाम नहीं होता, बस पते पर सामान की डिलीवरी हो जाती है। ये क्या बात हुई? ये उस पैकेट को लेकर अलटते पलटते हुए कहते हैं। पर उसी वक्त वही हुआ जिसका डर किरण और सारंगी को था। भोला जट से बीच में आता पैकेट मनोहर दास के हाथ से लेकर उस कोरियर वालों को वापस करते हुए कहता है, हम तो ये पहली बार सुने हैं कि भेजे वाला नाम ही नहीं बताता। कोरियर वाला हक पकाए हुए भोला काका को देखने लगा, जबकि वे अपना ज्ञान झाड़ना शुरू कर चुका था। हाँ तो मास्टर जी, आप कोरियर से क्या मंगाते हैं? दाल चावल, और क्या वो जो कुछ छोटे पैकेट में कोई दाल चावल तो आए रहा। फिर क्या होगा? आजकल आपको तो पता नहीं, पर हम तो बाहर शहर में देखते हैं ना, कोई कोई तो डाक से बम भेज देता है। नहीं नहीं, बिना पता वाला सामान नहीं लेना मास्टर जी, पता नहीं क्या होगा इसमें। अरे आपको कुछ पैसे भी देने की जरूरत नहीं है, बस रिसीव करना है। कोरियर वाला बुरी तरह से झुंझला उठा था। अब तो कतई नहीं लेंगे, और कौन भला मानुस जो मुफ्त में सामान भेजेगा? क्यों मास्टर जी, आप तो कुछ नहीं मंगाए ना? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं मंगाया, मनोहर दास जल्दी से कहते हैं। तो ठीक, अब बस आप मुझे ना इससे निपटने दीजिए। तो भैया तुम ना अपना ये मुफ्त का सामान ले जाओ, नहीं चाहिए हमारे मास्टर जी को। न भेजने वाले का पता, न सामान का नाम लिखा, फिर काहे ले ले सामान? लेकिन कोरियर वाला मुंह बनाए खड़ा रह गया।
इधर सारा तमाशा देखती जहाँ सारंगी अपना सर पर हाथ मारती खड़ी थी, वहीं किरण मन मारे उसका हाथ पकड़े उसे जाने भी नहीं दे रही थी। और अंत में भोला खुद की अपनी कामयाबी पर शाबाशी देता चला गया, पर उससे पहले उस कोरे वाले को भी रफा दफा कर चुका था। मनोहर दास फिर अखबार लेकर बालकनी में बैठ गए, तो वहीं किरण उदासी से कमरे की ओर चली गई और सारंगी सर पकड़े बस ये नजारा देख रही थी। अरुण यूं तैयार होकर कमरे से निकला मानो किसी नशे में झूमता हुआ चल रहा हो। चेहरे पे छिपी हंसी थी तो दिल में ढेरों मचलती हसरतें। अब तो बस किरण द्वारा मोबाइल स्टार्ट करने का इंतजार था। वह ये सोचता सोचता होटल की ओर निकल लेता है। पिछले दिन की हरकत से रूबी ये तो अच्छे से समझ गई कि बॉस की नज़र में उसकी क्या स्थिति है, बस साथ ही वे अपनी व्यक्तिगत स्थिति से भी अच्छे से वाकिफ थी। वही जानती थी कि किस तरह से नौकरी उसके लिए बहुत ही ज़रूरी थी। वे अपनी माँ को बिस्तर पर लेटे लेटे देखती हुई अपनी त्रस्त दुनिया में तक घूम रही थी। अपनी माँ के कैंसर की कीमोथेरेपी पर होने वाले साप्ताहिक खर्च और रोजाना की दवाई उसकी पस्त हालत को और भी पस्त कर देते थे। एक एक पैसा वे किस किस तरह से जोड़कर अपनी माँ के इलाज में खर्च करती, ये बस उसका दिल ही जानता था। सौभाग्य से नौकरी अच्छी थी, पर आकाश का व्यवहार उसे अंदर तक हिला गया। एक मन को नौकरी छोड़ने का करता तो दूसरा माँ की हालत पर उसे बेबस कर देता। वह खुद भी नहीं जानती थी कि आने वाला वक्त उसकी किस हद तक परीक्षा लेने वाला है। राजवीर अपना संशय भूमि को बता रहा था। असल में उसे एहसास हो गया था कि कोई अरुण को जरूर फॉलो कर रहा है। ये बात जब और पुख्ता हो गई जब उसकी गाड़ी लेकर वह मार्केट में गया, और तो उसका भ्रम कतई नहीं था। भूमि भी अरुण को लेकर चिंतित हो उठी। अब उसे फॉलो करने वाला उसका कोई दोस्त तो हो नहीं सकता, और उनकी स्टेज में कोई भी उनका दुश्मन हो सकता है, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन इससे बड़ी चिंता ये बात थी कि अरुण ये सुनकर भी कतई रुकने वाला नहीं था। ऊपर से उसकी शादी के दिन भी बस 2 दिन शेष थे। न जाने किसकी नज़र पर लग जाए, पर वह उसे रोकना तो था ही। भूमि राजवीर को भेज देती है और अरुण को देखने उसके कमरे तक आती है, पर तब तक वह अकेला बाहर की ओर निकल चुका था। वह तुरंत ही उसे फोन करके उसे वापस बुला लेती है। अरुण सबसे पहले अनुपमा के पास हॉस्पिटल पहुंचता है। वे एक बार फिर अरुण को वहां पाकर दंग रह गई थी, लेकिन इस बार उसकी उपस्थिति पर पूरे होश और हवास में आती वे लगभग उसके पैरों पर गिर ही पड़ी थी। इससे पहले कि वे पीछे उचकता हुआ उसे रोकता, वे बोल उठा, ये क्या है? मेरे लिए तो आप भगवान बनकर आए और मैं बेवकूफ़ अवाक ही खड़ी रह गई। आपको बता नहीं सकती कि आपकी हेल्प ने मेरी बेटी की ही नहीं बल्कि मेरी जान बचा ली। आज अगर उससे कुछ हो जाता तो जाने मुझे क्या होता। आप तो भगवान बनकर आए हैं मेरे जीवन में। अरे भगवान नहीं, मैं इंसान ही बना रहूं, यही बहुत है। पहले ये बताओ बेटी कैसी है? जी अब खतरे से बाहर है। सही समय पे आपकी सहायता से मैं एक साथ उसके 2 ऑपरेशन करा सकी, जिससे अब वे खतरे से बाहर है। किस मुंह से धन्यवाद कहूँ आपको। वे खड़े खड़े संकोच से भरी जा रही थी। चलो शुक्र है, और चिंता मत करो, जल्दी ही वे पूरी तरह से ठीक होकर तुम्हारे सामने खड़ी होगी। और जो मैंने किया वो फर्ज था। आखिर मेरा स्टाफ मेरा परिवार ही तो है, और इसका ख्याल रखना मेरा ही काम है। वैसे एक चीज़ बताओ, क्या होटल स्टाफ को कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं मिलता? वे बस धीरे से नाव में सर हिलाती हुई नज़र नीचे कर लेती है। ओके ठीक है, अब अपना और बेटी का ख्याल रखो, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। वे हाथ जोड़े वे वापस मुड़ के चला जाता है। अरुण वहाँ से निकलकर होटल पहुँचने ही वाला था, पर भाभी का फ़ोन आते तुरंत उसे वापस जाना पड़ा। उसे नहीं पता था कि वह अनजाने ही उस वक्त किस मुसीबत से सहसा निकल गया। असल में अब की उसने शार्प शूटर के साथ होटल जाने वाले रास्ते में चिंगारी भाई अरुण पर घात लगाए बैठा था, पर उसे क्या पता था कि अरुण मेंशन से निकलकर हॉस्पिटल और उसके बाद मेंशन वापस लौट जाएगा। भाभी मुख्य हॉल में सारा साजो सामान फैलाए बैठी थी। एक तरफ सुनार अपनी बेशकीमती ज्वेलरी के साथ उनकी मंजूरी का इंतजार कर रहा था, तो दूसरी ओर वे कुछ शेरवानी में से एक खास शेरवानी पसंद कर रही थी, और इन सब में उसकी मदद कर रही थी मेनका। वे अपना दर्द भुलाकर अब बस अपने भाई की शादी की खुशी को जीना चाहती थी, पर कोई तकलीफ थी
जिससे परेशान होती वे भाभी से बोल उठी, ये क्या भाभी, ये किस तरह की शादी हो रही है? 2 दिन बाद शादी है और यहाँ कोई रीति रिवाज नहीं हो रहे। डैडी आखिर करना क्या चाहते हैं? ये अपने तरह की अनोखी शादी कहलाएगी। ना कोई रिवाज, ना कोई बारात संग जा सकता है, वो भी उन्होंने मना कर रखा है। मेनका के उद्वेग पर भी भूमि उसके कंधे पर हाथ रखती उसे शांत करती हुई कहती है, क्या करूं मेनका, अब डैडी जी का यही निर्णय है, कोई वहां नहीं जाएगा। बस बारात संग जो कुछ भी भिजवाना हो मैं भेज सकती हूँ। तो बारात में हम क्यों नहीं जा सकते? परेशान स्वर से मेनका पूछती है। हाँ, अब क्या करे, यही कहा है ना उन्होंने। मुझे तो ना डैडी की ना ये बात बिल्कुल सही नहीं लग रही। तो जा, बोल दे जाके उनको। क्या भाभी, बोल सकती होती तो ज़रूर बोलती, पर आप डैडी से बात करके देखो ना, वे आपकी बात सुनते तो हैं कम से कम। वे भाभी के पास आती मिन्नतें करती हुई कहती है, जैसे भूमि एक गहरा श्वास खींचती हुई कहती है, बोल तो दूँ, पर डरती हूँ कि कितनी मुश्किल से वे शादी को राजी हुए हैं, फिर कहीं किसी बात पर नाराज हो गए तो ये शादी भी धरी की धरी रह जाएगी। एक तरह से उनके लिए इस घर में शादी करना उनके अहम पर चोट की तरह है। उसमें भी अगर वे शादी को राजी हैं तो हमें और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए मेनका। बस ये शादी किसी तरह से हो जाए तो चिंता मत कर। बस बारात में जाने से मना कर रहे हैं ना, तो नहीं जाते। एक बार नई नवेली को आने तो दो इस घर में, फिर ना मैं किसी भी रीति रिवाज के लिए किसी की भी नहीं सुनूंगी और उसे लेकर अपने दिल के सारे अरमान पूरे करूंगी। मम्मी अपनी रॉ में बहती अपनी खुशी बयां कर रही थी। देखा नहीं कि अभी वे आई नहीं और कितना कुछ बदल गया है सब। मैंने अरुण को दिल से खुश होते देखा है। अब तो बस उस पल का इंतजार है मुझे जब इस घर की दहलीज लांघेगी। मेरा दिल कहता है सच में वे इस घर में आने से सब कुछ बदल जाएगा। फिर इन सब रीति रिवाज से ऊपर है उसका स्वागत। जब मैं उसे यह एहसास कराऊंगी कि इस घर को उसका कितनी शिद्दत से इंतज़ार था और उसके आते ये घर सच में घर बनकर संपूर्ण हो जाएगा। मेनका भी इस बात पर धीरे से मुस्कुरा देती है। अभी तो अरुण के कमरे को अमेंडमेंट कराने की फुर्सत नहीं है, पर तू ना मेरी एक हेल्प कराना। मैं कई नई नवेली उसका ड्रेसिंग रूम तैयार कराना चाहती हूँ, जहाँ उसकी ज़रूरत का हर सामान हो, कपड़े, मैचिंग ज्वेलरी, सब कुछ, ताकि उसे मैं एहसास करा सकूं कि घर दिल बिछा कर उसके इंतज़ार में बैठा है। हाँ सच में भाभी। वे साथ में हाथ पकड़े झूम जाती हैं। यही वक्त था जब अरुण वापस आ गया था और भाभी संग मेनका को झूमते देख मन ही मन मुस्कुरा उठा था। क्या होगा इस शादी में? क्या हो सकेगी ये शादी? इस कहानी से जुड़े रहने के लिए इस कहानी को रोज़ाना सुने, बेइंतहा सफ़र इश्क का। और इस कहानी पे बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल को अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।